तो हम बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 10 है, और सीयूईटी के हिसाब से देखेंगे तो जो आपका सीयूईटी की वेबसाइट पे सिलेबस दे रखा है उसमें यूनिट 9-10 के आसपास है, वहाँ से आप देख लेना। सेम दोनों जगह कंटेंट आपको सेम पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना, जैसा कि मैं पढ़ाता हूँ सबसे पहले मैं सारे चैप्टर की थ्योरी बता देता हूँ, एक बार सारे फॉर्मूला समझा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो उसी कड़ी में या उसी डायरेक्शन में मैं आपको लेके चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले वेक्टर अलजेब्रा में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। एक होती है वेक्टर क्वांटिटी और फिजिक्स तो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ते ही होंगे, तो वहाँ भी आपको अंदाजा होगा। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर का मतलब क्या है, जिसमें एक डायरेक्शन हो प्लस मैग्नीट्यूड हो प्लस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। वैसे आपकी बुक में मैथमेटिक्स के हिसाब से दे रखा है, मतलब जो जनरल जो नोटेशन है उसके हिसाब से उसने इस बात को नहीं जोड़ा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे कि उसमें डायरेक्शन भी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन को फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक चीज़ जो उलझा देती है बच्चों को अक्सर, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, उसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वो वेक्टर लॉ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए उसको वेक्टर की कैटेगरी में नहीं डालते। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्केलर का क्या मतलब है भाई, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, नो डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल टाइम, वॉल्यूम, ETC। नोटेशन कैसे करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को कैसे नोटेट करते हैं, एक वेक्टर इस टाइप का, एक पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, एक पॉइंट यहाँ पर है, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल। ठीक है, तो ये सब जरूरी बातें नहीं है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, इसमें जो चीज़ें आगे हैं। अब पोजीशन वेक्टर, डिफरेंट टाइप के वेक्टर समझ लेते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के हिसाब से दूसरे पॉइंट को अगर हम डोनेट करना चाह रहे हैं तो वहां से जो वेक्टर निकल के आएगा वो हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। जैसे 2D में समझ लेते हैं, 3D में समझ लेंगे। जैसे मान लो पोजीशन वेक्टर मैं यहाँ पर 2D में समझाने की कोशिश करूंगा और यहाँ पर मैं आपको 3D में समझाने की कोशिश करूँगा। 2D में जैसे कोई पॉइंट है, सपोज जैसे कोई पॉइंट है x y, सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट P है, तो यहाँ से इस पॉइंट को मैं मैच कर देता हूँ। ये हमारा डिस्टेंस सपोज r है, इसका नाम है P। ये डिस्टेंस हो गई x, ये डिस्टेंस हो गई y, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे x, y। ठीक है, ये बात क्लियर है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इस वजह से ये हो गया OP, और OP जो है यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ PV ऑफ P इज इक्वल टू वेक्टर OP इज इक्वल टू वेक्टर R इज इक्वल टू x की डायरेक्शन में जो वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है उसको क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, I कैप। y की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको j कैप। तो ये क्या हो जाएगा, x I कैप प्लस y j कैप। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब सपोज मैंने बोला कि कोई पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट है यहाँ पर जिसका कोऑर्डिनेट है -2 और 3। सपोज इसका नाम कुछ भी अपने मन से रख लो, P1। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, OP1। तो वेक्टर OP1 इज इक्वल टू, पहले x वाले लिखेंगे -2, यानी -2 I कैप प्लस -2 I कैप प्लस 3j कैप। और इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब उस वेक्टर की लेंथ, मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी
लेंथ। जैसे ये तो चलो लिख दिया। अब यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है इस ओपी का उसको लिखेंगे ओपी दिस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इस पॉइंट की, इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। ये x, y है, ये 0, 0 है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये ओपी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब 2D में उस पॉइंट का ओरिजिन से या उस बिंदु का मूल बिंदु से जो दूरी है उसको कहेंगे, वो उसका मैग्नीट्यूड बताती है या उसका परिमाण बताती है। ठीक है, ये चीज है। अब इन सारे स्ट्रक्चर को मैं 3D में समझने की कोशिश करता हूँ। 3D में हमारे पास कुछ नहीं है, बस आई जे के बड़े, एक आई जे है, एक के हो जाएगा। सपोज मैंने कहा हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, पी यहाँ पर है, एक्स वाई जेड, तो ये हो गया हमारा x, ये हमारा हो गया y और ये हमारा हो गया z। 3 डायमेंशनल नोटेशन में हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा r, तो ये है o। इस पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर ऑफ p। ठीक है, तो pv ऑफ p इज इक्वल टू किस वेक्टर से डिनोट करेंगे, o से p तक जाने वाली डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन का मतलब o से p की तरफ जो वेक्टर है वो, और यही सेम क्या कहला रहा है r, और r का मतलब यहाँ पर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, सेम जैसे यहाँ था वैसे यहाँ, बस यहाँ पर एक कंटेंट ऐड होता जा रहा है। जैसे कोई पॉइंट है 1, 2, 3, तो इसका करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा i मतलब 1i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, सपोज को वो पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है तो 1, 2, 3, तो उसका जो वेक्टर नोटेशन होगा वो होगा i प्लस 2j प्लस 3k, इस टाइप से होगा। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेंथ होगा, इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा। यानी ओपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, वेक्टर यानी r का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी अंडरवुड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, सीधी सीधी बातें हैं। ओके, तो इसको देखें, फिर आगे हम चलेंगे जरा सा। फिर स्टैंडर्ड जो नोटेशन है, बहुत सारे तरीके मिल सकते हैं इसको डिनोट करने के लिए। स्टैंडर्ड नोटेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन का मतलब सपोज हमेशा ओरिजिन ओ ले लिया, 2D में भी हो सकता है, 3D में हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। x y z, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, OA OB OC। तो OA जो वेक्टर होता है जनरली उसको स्मॉल वेक्टर a से डिनोट किया जाता है, वेक्टर OB को स्मॉल वेक्टर b से, वेक्टर OC को स्मॉल वेक्टर c से डिनोट किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो वेक्टर AB होगा, यानी वेक्टर AB क्या होगा, AB होगा, ये ध्यान रखना है आपको, पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हैं सारे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर AB जो होगा, वेक्टर AB को अगर हमें लिखना होगा विथ रेफरेंस टू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस PV ऑफ A, यानी B माइनस A। तो AB हो गया। अगर मेरे को BA लिखना है तो BA रिवर्स हो जाएगा, A माइनस B एंड सो ऑन। ऐसे ये सारी चीज़ें चलती हैं। अब हम जरा सा बात करते हैं आगे, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। डायरेक्शन कोसाइन आपने सुना होगा, आई गेस 11th में थोड़ा सा उसके बारे में हिंट मिला होगा आपको, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। वैसे डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज, ऑल्दो ये स्ट्रेट लाइन और प्लेन का जो अगला जो चैप्टर है वहाँ हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा, चूँकि आपके सिलेबस में यहीं पे दे रखा है, आपके CUET का सिलेबस हो उसमें भी यहीं पर थोड़ा सा दे रखा है, और जो आपका NCERT है उसमें भी यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है, तो मैं आपको थोड़ा सा इससे परिचय करा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्शन कोसाइंस
डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। ठीक है जी, कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोग थोड़ा थोड़ा आपको अंदाज़ा लग गया होगा। इसके पहले मैं इसको बताऊं, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 2D में जो बात ज़्यादा चर्चा में रहती है और 3D में जो बात ज़्यादा चर्चा में रहती है। 2D में जो एक लाइन की जो पहचान होती है वो उसका स्लोप होती है। क्या होती है? स्लोप। स्लोप का मतलब कोई लाइन एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, उसका tan निकाल लूँ तो वो उस लाइन का स्लोप होता है। कैलकुलस के भाषा में इसी tan थीटा को dy/dx से भी निकालते हैं उस पॉइंट पे। ठीक है, कर्व पे। और 3D में कैसे होता है कि कोई लाइन है तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है डायरेक्शन कोसाइन या फिर डायरेक्शन रेशियो। ये क्या होता है कि 3D में कोई एक लाइन होगी तो वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, जेड एंगल से कितना एंगल बना रही है। नाम में देखो क्या लिखा है, कोसाइन, तो उसका कॉस निकाल लेंगे, उसी को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो चीज़ बताना चाहता हूँ उसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मज़ा आ जाए और समझ में आ जाए। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, इसके लिए अलग पेज ले लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोर्स एक लाइन की बात कर रहा हूँ या एक वेक्टर समझ लो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ डायरेक्टेड लाइन। क्योंकि लाइन को देखो पता है आपको, आप स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि किसी लाइन को वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और स्केलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बस वेक्टर फॉर्म में स्केलर रिप्रेजेंट करने से बस वो डायरेक्टेड लाइन हो जाती है कि उसमें डायरेक्शन आ जाती है कि इधर से इधर की तरफ बात हो रही है या फिर इधर से इधर की तरफ बात हो रही है एंड सो ऑन। लेकिन इन जनरल लाइन डायरेक्शन कोसाइन से अंदाजा लग जाता है कि वो लाइन स्पेस में कहाँ है। तो पहले डायरेक्शन कोसाइन समझ लेते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन में समझने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा चित्र बनाता हूँ आपके लिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक पॉइंट मैंने लिखा, ये एक लाइन खींच दी। सपोज ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट मैं बोल रहा हूँ एक्स वाई जेड है और R है ये। ठीक है, वेक्टर R की तरह मान लो। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ हो गई आपकी x, ये चीज़ हो गई आपकी y। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर, पहले x वाला दिखा देते हैं, फिर ऐसे ही एक y का होगा, हाय हाय क्यों नहीं बन रहा, फिर एक यहाँ पे z का होगा। ठीक है, तो ये लाइन x एक्सिस से कोई एंगल बना रही, सपोज उसका नाम है अल्फा, कुछ y से बनाएगी उसका नाम है बीटा, ये लाइन कुछ z से भी एंगल बनाएगी उसका नाम है गामा। ठीक है, तो जो x से एंगल बना रही है, x से जो एंगल बना रही है अल्फा है एंगल, और y से जो एंगल बना रही है, x एक्सिस से जो एंगल बना रही है, ध्यान रखना यहाँ पर मैं एंगल लिख दे रहा हूँ, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एंगल। x एक्सिस से कोई भी लाइन स्पेस में होगी यार, अगर मैं आपको अज्यूम करके समझाने की कोशिश करूँ, सपोज ऐसे कोई लाइन है, यहाँ पर एक x एक्सिस है, ये आपको सिस्टम दिख रहा होगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। कोई भी लाइन हो, सपोज मैंने कहा कि लाइक कोई भी एक स्ट्रक्चर मेरे को दिख जाए, सपोज ऐसी कोई, आप अज्यूम कर लो ऐसी कोई लाइन है यूं, तो ये लाइन देखो x एक्सिस से भी एक एंगल बनाएगी, y एक्सिस से भी एक एंगल बनाएगी, z एक्सिस से भी एक एंगल बनाएगी, तीनों से हमेशा एक एक एंगल हमेशा बनेगा। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझाना, ये टीचर ने शायद आपको क्लास में बताया हो कि सबसे एक एक एंगल बनेगा। सपोज x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, y एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है और z एक्सिस से गामा एंगल बना रही है। ठीक है, तो हम जो डिफाइन करते हैं इसका कोसाइन लेते हैं, इसका कोसाइन लेते हैं, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा
कॉस गामा। इन तीनों को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। सपोज इस लाइन का नाम कुछ रख लो ओपी, तो ये वाली लाइन यानी ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एम से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। देन वी विल से दैट एल एम एन। एल का मतलब कॉस अल्फा, एम का मतलब कॉस बीटा, एन का मतलब कॉस गामा। तो मैं कहूंगा एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर या ओपी। आर एक लाइन ही तो है, ठीक है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर को अगर मैं सम कर दूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, सुनाई नहीं पड़ रहा है, 1। कितनी आ जाएगी, 1। ये ध्यान रखना, ये रिजल्ट पूछा जाता है आपसे। अब ये होता कैसे, जरा इसको भी समझ लेते हैं। मैंने कहा जी कि अगर ये वाला ट्रायंगल जरा सा देखो, इसको मैं यहाँ पे उठा के बना लेता हूँ ताकि इमेज थोड़ी सी साफ बन जाए। यानी ये है आपका नेक्स्ट पेज से लेते हैं, यहाँ जगह कम पड़ रही है। नेक्स्ट पेज है जो पहले क्वाड्रेंट में डायग्राम था, ये एक्स एक्सिस था, शायद आपको पता होगा, ये आर था, ठीक है, और ये पी था, इसका कोऑर्डिनेट था एक्स वाई जेड, तो मैं केवल एक्स वाला देख रहा हूँ, ठीक है। और ये एंगल मैंने बोला था अल्फा है, तो इसमें जरा देखो कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, ठीक है। सिमिलरली ये एक पकड़ लिया आपने, फिर पैटर्न बना लो। कॉस अल्फा यानी एक्स एक्सिस के साथ चल रहे हैं, तो जब कॉस बीटा करेंगे तो वाई बाई आर, और जब कॉस गामा करेंगे तो जेड बाई आर। तीनों को स्क्वायर करके आप जोड़ दो जरा, तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 1 बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये पॉइंट है 0, 0, 0, ये ओरिजिन है, ये P है, तो R जो है वो डिस्टेंस है O और P के बीच में। व्हाट इज R? R इज डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। तो R क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जरा स्क्वायर कर लो तो क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये चीज़ हो गई। अब आर स्क्वायर की ये वैल्यू है, यानी जहाँ कहीं भी ये चीज़ है वहाँ पर हम आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर विच इज़ 1। तो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो हो गया आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, और इसी को कहते हैं एल, ठीक है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और इसके साथ होता है, अगर मैंने कहा कि भाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू हमने कहा 1, तो आप कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस, ये इसके लिए है, और इसके लिए क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो चलो कितना हो गया, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, 1 तो यहाँ पर है ही, ये भी इधर आके माइनस 1, 3 बारी माइनस 1 2 3, तो क्या हो जाएगा -2। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू हमारा क्या मिल गया 2। ये है बच्चों
वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलो ठीक है, लेकिन या फिर आप समझ लो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीयूईटी में डायरेक्ट भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर की वैल्यू कब 1 होगी, और कब 1 एक पर्टिकुलर केस में जब वो डायरेक्शन रेशियो बन जाता है तो उसकी वैल्यू 1 हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब दो बातें हमने समझी हैं, ये ध्यान रखना। वो दोनों बातें क्या हैं? सबसे पहले इन दोनों बातों के बिहाफ पे या आधार पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। ये ध्यान रखना सबसे पहले कि मैंने बोला है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ पर एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा और एन इज इक्वल टू कॉस गामा। एक और बात मैंने बोली है, ये पॉइंट नंबर 1 बोला है। पॉइंट नंबर 2 बोला है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने बोला है, ठीक है जी। अब इन्हीं पे एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके पहले आपको ये ध्यान रखना हो कि कॉस अल्फा हो चाहे साइन अल्फा की वैल्यू हो, अरे मिट जा, चाहे कॉस अल्फा हो चाहे साइन अल्फा हो, इन दोनों की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। आपको सॉरी -1 से 1 के बीच में होती है। कहाँ से कहाँ होती है? -1 से 1 के बीच में। तो आपसे कभी पूछा जाए कि कॉस अल्फा की वैल्यू, बेसिकली कॉस अल्फा नहीं है, मतलब कोसाइन की वैल्यू, यहाँ पर अल्फा तो मैंने ऐसे लिखा, कॉस थीटा की वैल्यू से समझो। कॉस के साथ कुछ भी है तो उसकी वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और -1 से छोटी नहीं हो सकती। यानी आपको क्या समझ में आ गया कि कभी भी ऐसा लिखा है, कभी भी ऐसा लिखा है कहीं पे कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू 5 हो सकता है, तो आप कहोगे सर नहीं हो सकता। कहीं पे लिखा है साइन थीटा अल्फा थीटा बीटा, जो भी लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, साइन थीटा की वैल्यू कहीं पर -3 है, तो आप कहोगे सर ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू यानी कोसाइन की वैल्यू या साइन की वैल्यू -1 हो सकती है या 1 हो सकती है या इन दोनों के बीच में हो सकती है, इसके बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, ये बात सेट हो गई। अब ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस पे एक क्वेश्चन छोटा सा MCQ कर लेते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है ये। ठीक है, CUET MCQ, जो बात अभी तक हमने बता दी, इसी बात पे एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, डायरेक्ट ये आपके एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है जी, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग cannot be the direction cosines of a line कौन सा किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकता? 0 0 1 1 0 0 1/√2 1/√2 0 D 2 1/√3 1/2 1/सपोज 4, और भी ऑप्शन ले सकते हो, तो मैंने इतना लिया। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या है। मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूँ, 30 सेकंड दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करो। टिक टिक 1 टिक टिक 2, एकदम ऑनेस्ट रहो और सॉल्व करो। 10-15 सेकंड सोचो, फिर मैं आपको बताऊंगा।
चलो, अब जो मैं बात आपसे कहना की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, नंबर 1। नंबर 2, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, यानी एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि डायरेक्शन कोसाइन बनना है इसे, अगर डायरेक्शन कोसाइन बनना है तीनों ट्रिपलेट को, तो तीनों का यानी ये एल एम एन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा यहाँ पर चेक करना है। ये एल एम एन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा यहाँ चेक करना है। ये एल एम एन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा यहाँ चेक करना है। सिमिलरली ये एल एम एन बन पाएगा नहीं बन पाएगा यहाँ चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले को देखते हैं। अगर डायरेक्शन कोसाइन ये बन पाएगा, अगर डायरेक्शन कोसाइन बन पाएगा तो क्या हो जाएगा, तीनों के स्क्वायर का सम। अगर मैंने बोला ये एल है तो 0 0 1 को देखते हैं, जरा स्क्वायर करके सम करो, क्योंकि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 होना चाहिए। 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1, तो ये तो पॉसिबल है। फिर है हमारा दूसरा है हमारा 1 0 0, तीनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, 1 आना चाहिए। अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो 1 आना चाहिए, तो पहले का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 0 फिर से 1 आ गया, तो पॉसिबल है। यानी ये भी डायरेक्शन कोसाइन बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, क्योंकि तीनों को स्क्वायर करने पे 1 मिल रहा है। हमें ये ढूंढना है कि कैन नॉट बी, कौन सा वाला है ढूंढ रहे हैं, कैन नॉट बी, यानी हमें वो ढूंढ रहा है जिसमें तीनों को स्क्वायर कर दूं और ऐड करूं तो 1 ना मिले। अगर कैन भी होता तो 1 मिले, कैन नॉट बी का मतलब ना मिले। तो यहां पर मेरे को ये हो गया। और थर्ड में यानी ये वाला, इसमें जरा देखो, इसको ऐड करो 1/2, स्क्वायर करके लिख रहा हूं, फिर 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 0 कितना आ गया 1, ये भी हो सकता है। इसमें जरा देखो, पहले वाले का स्क्वायर 1/3, दूसरे वाले का स्क्वायर 1/4, तीसरे वाले का स्क्वायर 1/16, तो भाई ये तो नहीं होगा, 1 तो नहीं आ रहा है, तो ये नहीं बन पाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी 1/√3, 1/2 और 1/4 कैन नॉट बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी लाइन इन द स्पेस। कैन बी का क्वेश्चन कर लेते हैं एक, CUET MCQ, which of the following can be, which of the following can be direction cosine DC of a line। ऑप्शन दे रहा हूँ, A 2 3 2 3 4, B 4 5 6, C है हमारा 1/√3 1/√3 1/√3, और जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, D है हमारा 1 2 3। तो ऑब्वियसली इसका आंसर ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको स्क्वायर करके सम करूँ 1/3, स्क्वायर कर रहा हूँ 1/√3 का स्क्वायर करूँगा 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3/3 यानी 1। अब भाई इसको स्क्वायर करोगे तो 1 तो आएगा नहीं सम करने पे, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो जो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूं, हालांकि डायरेक्शन रेशियो थोड़ा सा आगे है वो, लेकिन यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि LMN नोटेशन है, एक जो डायरेक्शन कोसाइन होता है, चूंकि इसमें कोसाइन आ रहा है तो तीनों को जब मैं स्क्वायर करूँगा तो हमेशा सम करके मेरे को 1 मिल जाएगा। लेकिन जब डायरेक्शन रेशियो की बात आएगी, जब डायरेक्शन रेशियो की बात आएगी, एक ही डायरेक्शन रेशियो का मतलब इन्हीं का अगला रेशियो, इसके डिटेल के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लेवल पे सपोज डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 है, अब तीनों को सम कर रहा हूं तो 1 मिल रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन 1 है। लेकिन अगर इसको मैं एक ही पर्टिकुलर नंबर से और आगे मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे 2 से इसमें भी कर दूं, 2 से इसमें भी कर दूं, 2 से, तो ये भी, लेकिन अब ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं रह गया, डायरेक्शन रेशियो बन गया। यानी डायरेक्शन रेशियोज का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म डायरेक्शन कोसाइन होता है। जैसे एक और चीज मैं आपको जोड़ दूं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको नॉर्मल नंबर सिस्टम के हिसाब से ये समझाना चाहता हूँ, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में उलझाना नहीं चाहता। ठीक है, जैसे किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो अपने आप मान लो कि 1/2 1/4, स्क्वायर करके ऐड होगा ना यार, ऐसे करो 1/√2
1/√2 और सपोज यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया। तो चेक करो पहले डायरेक्शन कोसाइन है कि नहीं है। स्क्वायर कर दिया 1/2, स्क्वायर कर दिया 1/2, स्क्वायर कर दिया 0 का स्क्वायर 0, सम करेंगे तो 1 आ गया। तो बोलेंगे हाँ जी डायरेक्शन कोसाइन तो है। अब डायरेक्शन रेशियो का मतलब इसी का चाहे और बड़ा रेशियो ले लो, जैसे √2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या बन जाएगा 1 1 0, √2 से मल्टीप्लाई करें। अब ये तो डायरेक्शन कोसाइन रह नहीं गया, क्योंकि स्क्वायर देखो क्या है इसका 1² + 1² + 0 का स्क्वायर, इस बार तो 2 आ गया। अब डायरेक्शन कोसाइन तो नहीं रह गया ये, अब ये डायरेक्शन रेशियो बन गया। क्या बन गया रेशियो, मतलब अब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। और बड़ा कर दोगे 2 2, अब ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं रह गया, लेकिन इनका सिंपलेस्ट एक रेशियो तो ये मेंटेन है, फिर भी ये फिर भी मेंटेन है। लेकिन जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूं वो डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं उनको अगर हम नॉर्मलाइज कर देते हैं तो हमें डायरेक्शन कोसाइन मिल जाते हैं। नंबर एक बात ये। दूसरी बात इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला जो मैं आपको समझा देता हूं, हालांकि इस पे मैं नेक्स्ट चैप्टर में बात करूंगा, लेकिन स्टिल आपको थोड़ा सा ये जानना चाहिए कि अगर डायरेक्शन कोसाइन LMN है किसी लाइन के और डायरेक्शन रेशियोज ABC हैं तो इसमें एक रिलेशन होता है, ठीक है। L होता है A/√A² + B² + C², ठीक है। M B/√A² + B² + C², N C/√A² + B² + C²। ये चीज़ें आप याद रखना। अब इनमें क्या रिलेशन, डेफिनेशन वाइज क्या रिलेशन है क्या नहीं है, ये हम आगे देखेंगे।